वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्विस सेक्टर से टूरिज्म के रीजन्स, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, टूरिज्म अट्रैक्शन और टूरिज्म के वेरियस फॉर्म, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म को हमने इन डिटेल किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक हैं, आप उसे चेक करें। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी का एक वीडियो हमने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से वहाँ पे रखा है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। आज हमें जिस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करना है वो है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वीनरी एक्टिविटीज़। हमने क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ कोई अलग सेक्टोरल डिवीज़न नहीं है। हम टर्सरी एक्टिविटीज़ को ही फर्दर दो सब कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। दिस इज क्वाटरनरी और क्वीनरी। और क्वाटरनरी एक्टिविटी में जब हमने सर्विसेज को क्लासीफाई किया था तो हमने वहाँ पे बताया था कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें जनरली आती हैं जिसे हम लोग आईआर के द्वारा इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब था इंफॉर्मेशन रिलेटेड और आर का मतलब था रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड। तो क्वाटरनरी एक्टिविटी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट प्रकार के जो रेड कॉलर, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, पिंक कॉलर जो वर्कर्स होते हैं उसके बारे में भी इन शॉर्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का मतलब हम लोग आगे के लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू आर CEO of an MNC in Copenhagen, at Newark, and a medical transcriptionist at Bangalore have in common? All these people, अब देखिए बताया जा रहा है कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या, CEO का काम क्या होता है, एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम क्या होता है ना। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि ऑल दिस पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। जो नॉलेज ओरिएंटेड सर्विस सेक्टर, जो नॉलेज ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, हम उसे ही क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ में फर्दर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। हमने टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा है, लेकिन जब सर्विस सेक्टर में नॉलेज ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है तो हम उसे क्वाटरनरी और क्वीनरी कैटेगरी में टर्सरी एक्टिविटीज़ के तहत ही फर्दर सब डिवीजन एक देखते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग: द कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, डिसेमिनेशन ऑफ information or even the production of information. Quaternary activities center around research, development and may be seen as an advanced form of सर्विसेज। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सर्विसेज टर्सरी में भी थी, लेकिन जब सर्विसेज में नॉलेज ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है तो उसका लेवल थोड़ा अपग्रेड हो जाता है और उस लेवल की सर्विस को हम लोग थोड़ी सी एडवांस लेवल सर्विसिंग जनरली कहते हैं, इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। आप इस स्लाइड को देखिए बच्चे, इस स्लाइड से थोड़ा सा कई बार आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन सा हो रहा होगा कि टर्सरी और क्वाटरनरी में क्या डिफरेंस है। तो इस स्लाइड से टर्सरी और क्वाटरनरी के बीच के डिफरेंस को हम लोग इजीली समझ लेते हैं। द टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द सर्विस इंडस्ट्री। ये क्या है, सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा है। प्रोवाइड्स सर्विसेज to the general population, retail trading, wholesale trading, transportation, distribution। तो ये हमने सर्विसेज में ट्रेड और कॉमर्स वाले सेगमेंट में प्रीवियस वीडियो में देखा। द क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस के या इंटेलिजेंसी का एडजेक्टिव इंटेलेक्चुअल होता है। तो इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब क्या है कि आप नॉलेज ओरिएंटेशन ज़्यादा है, एडवांस लेवल का नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा दिया जा रहा है। लाइब्रेरीज, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉबस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्किल्ड लेबर आर फ्यू ऑफ द एनेबलर्स फॉर देयर ग्रोथ। इसके ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें प्री कंडीशन के फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में अभी तक हमने क्या समझा, क्वाटरनरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर का एक ऐसा सब डिवीजन है जो नॉलेज ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, एडवांस लेवल सर्विसिंग एज कंपेयर टू टर्सरी यहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में आगे के लाइन से देखिए और ज़्यादा कुछ बातें क्लियर हो रही होंगी शायद। द क्वाटरनरी सेक्टर along with tertiary sector has replaced most of the primary and secondary employment as the basis for economic growth.
टर्सरी सेक्टर और क्वार्टरनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर ने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से एक बहुत बड़े पैमाने पे वो क्या किया, रिप्लेस कर दिया वर्कर्स को प्राइमरी सेकेंडरी से। टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी में जनरली हमें डेवलप कंट्री में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखता है। ओवर हाफ ऑफ ऑल वर्कर्स इन डेवलप इकोनॉमीज आर इन नॉलेज सेक्टर। तो 50% लोगों का इन्वॉल्वमेंट नॉलेज सेक्टर में, डेवलप्ड इकोनॉमी में ज़्यादा देखा जाता है। एंड देयर हैज़ बीन अ वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड एंड फॉर कंजम्पशन इन इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज लाइक म्यूचुअल फंड, टैक्स कंसल्टेंट्स। इन सभी चीज़ों में डिमांड ज़्यादा होने के कारण लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी सेकेंडरी से आगे बढ़कर या उठकर टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी सेक्टर में हमारा ज़्यादा दिखता है। पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग्स, elementary schools and university classrooms, hospitals and doctors' offices, theaters, accounting and brokerage firms all belong to this category of services। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया गया है इन सभी को आप क्वार्टरनरी सेक्टर के एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बनता है कि क्वार्टरनरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर के फीचर्स क्या है, किन किन सर्विसेज को या किन किन हाई लेवल नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज को आप क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या करेंगे, आप एनलिस्ट करेंगे। लाइक सम ऑफ द टर्सरी फंक्शंस, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स। जैसे टर्सरी एक्टिविटीज में बहुत सारी चीज़ों को हम कॉन्ट्रैक्ट में देकर बाहर के सस्ते एम्प्लॉइज से कराते हैं, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, अगले पेजेस में करेंगे डिटेल में। तो उसी प्रकार से बहुत सारे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ का भी आउटसोर्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए या प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि जैसे प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, तो रिसोर्स की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से उसका एक क्लोज रिलेशन देखा जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी सर्विसेज में ज़्यादा नहीं देखी जाती है। दे आर नॉट टाइड टू resources affected by the environment or necessarily localized by market। तो ये सारी चीज़ें किसी जगह का मार्केट की बात करें, इमीडिएट एनवायरनमेंट की बात करें या लोकलाइज रिसोर्सेज की बात करें, सर्विस सेक्टर या क्वार्टरनरी, क्वीनरी, टर्सरी सेक्टर की डिपेंडेंसी आसपास के एनवायरनमेंट पे ज़्यादा नहीं होती। वो कहीं पे भी सेटअप हो सकता है क्योंकि उसको मोस्ट ऑफ द काम अपना नॉलेज बेस होता है, सर्विसेज के माध्यम से होता है और वो भी आउटसोर्स ज़्यादा होता है। अब थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है या डेवलप्ड इकोनॉमी में देखा जाता है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अगर आप देखें तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी से टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी को मूव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया एक ग्राफ है। ये ग्राफ चूंकि यहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन चूंकि कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जुड़ रहा है बच्चे, तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स में आपकी ये हेल्प भी शायद करे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ में देखिए तो दो एक्सिस दिख रहा है, सॉरी ग्राफ में यहाँ पे दो एक्सिस आपको दिख रहा है। एक दिख रहा है अलोंग एक्स और अलोंग वाई। एक्स एक्सिस में टाइम बताया गया है और वाई एक्सिस में एम्प्लॉयड इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल, अगर आप ध्यान से देखें बच्चे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चार चीज़ें दिख रही है, 1 2 3 4। अब ब्लू कलर से क्या दिखाया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी को। अगर आप ऑरेंज कलर से देखें सेकेंडरी एक्टिविटी को, अगर आप ग्रीन कलर से देखें टर्सरी एक्टिविटी को, और अगर आप रेड कलर से देखें तो क्वार्टरनरी और उससे जुड़ी हुई क्वीनरी एक्टिविटीज़ को आप समझ सकते हैं यहाँ पे दोनों को जोड़ के। अब देखिए टाइम बढ़ने के साथ साथ और इकोनॉमी के ग्रो करने के साथ साथ प्राइमरी एक्टिविटी का जो एरो है वो नीचे की ओर आ रहा है। आप देखिए, तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि इकोनॉमी डेवलप होने के साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है। अगर आप सेकेंडरी एक्टिविटी को देखें तो सेकेंडरी एक्टिविटी टाइम बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे करके बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसमें एक प्रकार का शॉर्टफॉल आने लगता है। ये क्या बता रहा है, शुरू में ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसमें एक शॉर्टफॉल आता हुआ दिख रहा है। और प्राइमरी और सेकेंडरी इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और यहीं से एक टर्सरी
एक्टिविटीज़ का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पे एक टर्म यूज़ किया गया है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके सेकेंडरी एक्टिविटी लाइक प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन में होना। तो ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है, चेंज का दिखा था। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो लोगों का सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। लेकिन डी नामक इसमें प्रेफिक्स लग रहा है, इसका मतलब ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पे किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही सिर्फ कम नहीं हो रहा है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रकार का एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है जो चेंज को दिखाता है, जिसमें सेकेंडरी सेक्टर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ग्रेजुअली कम हो रहा है और सेकेंडरी सेक्टर से लोग डिस्प्लेस करके टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी लाइक सर्विस सेक्टर में या सर्विसिंग इकोनॉमी में उनका इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा। आप यहाँ पे दो चीज ध्यान से देखो बच्चे, इसमें प्राइमरी की बात करें और सेकेंडरी वाले ग्राफ की बात करें आप, ठीक है, तो ये दोनों डाउनफॉल दिखा रहा है। लेकिन ग्रीन कलर के टर्सरी एक्टिविटीज को आप देखिए और रेड कलर के क्वार्टरनरी एक्टिविटीज को देखिए, तो ये आपको जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि टर्सरी एक्टिविटीज समय के साथ साथ इसमें ग्रो दिख रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है, क्वार्टरनरी और क्वीनरी, और यही बातें थोड़ी देर पहले ही पेजेस में डेवलप कंट्री के रिगार्डिंग ये बताया गया। तो इस ग्राफ के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज का किसी भी इकोनॉमी में या डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या उनका एक सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जीडीपी, जीएनपी या एनडीपी, एनएफसी वगैरह में दिखता है। आप इससे आप समझ सकते हो। चलिए डिस्कशन पे अगर वापस लौटे तो क्वार्टरनरी सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए यहां पे एक न्यूज़पेपर का कटिंग दिख रहा है बच्चे, और इस न्यूज़पेपर के कटिंग का हेडिंग है अ $2 बिलियन क्वेश्चन। $2 बिलियन क्वेश्चन क्या है? तो इसमें न्यूज़पेपर में एक ये कटिंग भी दिख रहा है, बूम और डूम। बूम और डूम का मतलब क्या हो रहा है? उछाल आया है या बहुत प्रकार का उसमें एक शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो सारा डिस्कशन है ये क्लिनिकल ट्रायल के बारे में, अगर थोड़ा सा जूम करें तो क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इसमें आपको इस पेज में या इस न्यूज़पेपर कटिंग में आपको दिख रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल का डेस्टिनेशन बन चुका है, जहाँ पे नए नए दवाओं का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट पीपल पे, एनिमल पे किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, हेडिंग क्या दिया गया, इंडिया इज एन एमर्जिंग as the world's favorite destination of clinical trials, but we lacks का मतलब क्या होता है, lazy, but we lacks laws, poverty and profit margins, reduce patients to the status of guinea pigs। देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बच्चे, guinea pigs। guinea pig का मतलब क्या होता है? guinea pig का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैंने बोला कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट अगर एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है और कोई एक नई कोरोना की दवा निकल गई, अब कोरोना की दवा इफेक्टिव है या नहीं है, अगर उस कोरोना पेशेंट पे अगर उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए एक क्लिनिकल ट्रायल। लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं। कोई भी दवा इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है ना, उसके दोनों रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इस न्यूज़पेपर कटिंग के द्वारा यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया सर्विस इकोनॉमी की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर में उसका इन्वॉल्वमेंट या लोगों का रिप्लेसमेंट प्राइमरी सेकेंडरी से ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। अगले पेज के डिस्कशन की अगर बढ़े तो अगले पेज में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब यहां पे करना है वो है क्वीनरी एक्टिविटीज। लेकिन क्वीनरी एक्टिविटीज में आगे बढ़ने के पहले अब देखिए यहां पे एक स्टेयर के सबको दिख रहा है, एक सीढ़ी दिख रहा है जिसमें यह बताया गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। तो ये बढ़ता हुआ दिखा रही है। क्या दिखा रहा है कि बेसिक सेक्टर से प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, और फिर यहां पे क्या बता रहा है कि इसका एंड कब तक होगा, कितना दूर तक जाएगा ये, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद भी क्या और कोई है यहाँ पे, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाए। अब क्वीनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कशन में बताया कि क्वार्टरनरी और क्वीनरी ये सर्विसिंग है, लेकिन इसमें नॉलेज ओरिएंटेशन ज़्यादा है। सो यहाँ पे सर्विसिंग का नेचर क्या होता है, हाई लेवल का हो जाता है। अगर आपका सर्विसिंग क्लासिफिकेशन का चार्ट अगर याद होगा जो हमने पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर का बताया था, नहीं देखा है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ जाके उसे चेक करें और इन सभी वीडियो को आप देखें।
वीडियो के टॉपिक बेशक आपको अलग अलग दिखते हों, लेकिन ये सभी आपस में जुड़े हुए। जब तक प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं समझेंगे, जब तक ट्रेड कॉमर्स को नहीं समझेंगे, टूरिज्म को नहीं समझा जा सकता है, और सर्विसेज को भी उससे जोड़ के नहीं समझा जा सकता अच्छे तरीके से। और क्विनरी एक्टिविटीज़ में अगर याद होगा तो हमने वहाँ पे एक कोड यूज़ किया था SDCP। SDCP, एस का मतलब था स्पेशलिस्ट, डी का मतलब था डिसीजन मेकर्स, सी का मतलब था कंसल्टेंट्स, और पी का मतलब था पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स और मेकर्स। तो SDCP, इन सभी से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ, सबसे हाईएस्ट लेवल की जो सर्विसेज होती है वो हमारे क्विनरी एक्टिविटीज़ में जनरली देखने के लिए मिलती है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स perform quinary activities. These are subtly different from the knowledge based industries. ये knowledge based industries अभी करेंगे KPO को, BPO को, ये knowledge based industry से थोड़ा सा different है। that the quinary sector in general deals with। तो क्विनरी सेक्टर किन चीज़ों से जनरली क्या करता है यहाँ पे डील करता है। चलिए आगे देखिए इसमें। अब क्विनरी एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे कौन कौन सी बातें बताई जा रही है, ये सारे क्विनरी एक्टिविटीज़ के फीचर्स है। आप इन सभी फीचर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए बच्चे। क्विनरी एक्टिविटीज़ आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन क्रिएशन, बनाने पे, इनोवेशन पे, रीअरेंजमेंट, चीज़ों को दोबारा व्यवस्थित करने पे, इंटरप्रिटेशन, चीज़ों को व्याख्या करने में, चीज़ों का एक अलग फॉर्म में एनालाइज करने में, ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग डेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि नए और जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्रिएट करना, उसको रीअरेंज करना और उसका फर्दर अलग तरीके से मीनिंगफुली इंटरप्रेट करना क्विनरी एक्टिविटीज में आती है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफन रेफर टू एज गोल्ड कॉलर या गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। अभी करेंगे अलग, गोल्ड कॉलर क्या है, व्हाइट कॉलर, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, पिंक कॉलर, इन सब को अभी थोड़ी देर में चैप्टर एंड में यहाँ पे हम लोग डिटेल में रखेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि क्विनरी एक्टिविटी सर्विसेज ऐसी होती है जहाँ पे क्रिएशन पे, रीअरेंजमेंट पे और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग डेटा और डेटा इंटरप्रिटेशन पे उसका ज़्यादा जोर होता है, और नई टेक्नोलॉजी इफेक्टिव है या नहीं है उसके इवेल्यूशनल प्रोसेस पे भी उसका ज़्यादा जोर होता है। दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन ऑफ टर्सरी सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव। अब देखिए CEO क्वार्टरनरी में था, लेकिन यहाँ पे सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को या कंपनी के हेड को, जो उसका एक मैनेजरियल हेड होता है, वो हम लोग यहाँ पे क्विनरी एक्टिविटीज में उन्हें देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स, देयर इंपॉर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस इकोनॉमीज। एडवांस इकोनॉमी में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? फार आउटवे देयर नंबर्स, फार आउटवे देयर, आउटवे का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक्सीडिंग, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? फार आउटवे कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फिर यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में दो टर्म हैं, एक है आउट और एक है सोर्स। जब किसी भी चीज़ का सोर्स आउट होता है, बाहर होता है, उसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। अभी आउटसोर्सिंग को करेंगे इन बॉक्स में। आउटसोर्सिंग हैज़ resulted in the opening of a large number of call centers, China, Eastern Europe, Israel, Philippines, and Costa Rica. It has created new jobs in these countries. Outsourcing is coming to those countries. Outsourcing उन countries में आया है where cheap and skilled workers, जहाँ पे लेबर सस्ते हैं। दूसरी बात इंग्लिश स्पीकर से ज़्यादा है, और तीसरी सबसे बड़ी बात वहाँ पे कि स्किल्ड है, प्रॉपरली ट्रेंड है, वर्कर्स आर अवेलेबल। दीज आर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज। आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज का मतलब क्या कि यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर भी काम करने के लिए, अगर इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करते, ये ऐसे साउथ एशियन नेशंस हैं जहाँ से बहुत बड़ी संख्या का आउट माइग्रेशन अदर डेवलप कंट्रीज में फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए होता है। विद द वर्क अवेलेबल, the outsourcing, the migration in these countries may come down। अब जब हमने देखा कि हम बाहर के काम को अपने घर बैठे कर रहे हैं, कंट्री में रह के कर रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग का यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या देख सकते हैं कि उसने
आउट माइग्रेशन को रोका, दूसरे कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज पे जो अनलिमिटेड प्रेशर ड्यू टू इन माइग्रेशन इन द कंट्री एंड आउट माइग्रेशन फ्रॉम अनदर कंट्री जो दिखता है, उसके कारण वहाँ के रिसोर्सेज पे या वहाँ के रिसोर्सेज के डिप्लीशन का रेट कम हुआ है। अननेसेसरी प्रेशर पॉपुलेशन का बात करें, रिसोर्सेज के कंजम्पशन पे बोले तो वहाँ पे कम देखा। तो आउटसोर्सिंग ने आउट माइग्रेशन को अब क्या देख सकते हैं यहाँ पे कम किया बहुत हद तक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में। आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस, बहुत सारे लेकिन इसके विरोध भी झेलने पड़े हैं। अब यहाँ पे देख सकता है कि आउटसोर्सिंग का ड्रॉबैक क्या है। पहले वाला जो डिस्कशन किया उसमें उसका पॉजिटिव फीडबैक है कि उसने आउट माइग्रेशन को कम किया, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि अमेरिका के बहुत सारी कंपनीज है और उन्हें अपने काम को सस्ते में कराना है, क्विकली कराना है, स्किल्ड वे में कराना है, लेकिन अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पे ह्यूमन लेबर बहुत महंगा है। तो अमेरिका की कोई कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट है ना, बिल गेट्स की, तो वो अपने सारे काम गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे के किसी सॉफ्टवेयर पर्सनल से या किसी आईटी प्रोफेशनल से कराती है। लेकिन उसके कारण वहाँ का जो जॉब था, वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट था, सिर्फ काम आउटसोर्स नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी आउटसोर्स हो रहा है। तो इसलिए डेवलप कंट्री के बहुत सारे यूथ की बात करें, बहुत सारे लोगों ने इस आउटसोर्सिंग का विरोध किया। इवन जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था, तो जो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ये कमिटमेंट किया था कि हम आउटसोर्सिंग के प्रोसेस को खत्म करेंगे, कम करेंगे, अपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए इंसिस्ट करेंगे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर कंडीशंस को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रकार का विरोध भी, तो आउटसोर्सिंग का विरोध उस जगह पे देखा जाता है जहाँ से उस काम को आउटसोर्स किया जा रहा है। दूसरे जगह पे आउटसोर्स हुआ है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, लोगों को जॉब मिल रहा है, कॉल सेंटर में जॉब मिल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर डाइवर्सिफाइड हो रहा है। तो इसके अपने ड्रॉबैक भी हैं और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग के। द कंपैरेटिव एडवांटेज इन द मेन रीजन फॉर कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग, न्यू ट्रेंड्स इन क्वीनरी सर्विसेज। अब देखिए, क्वीनरी सर्विसेज में भी न्यू ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, एंड दिस इज केपीओ एंड बीपीओ। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। दोनों में डिफरेंसेस को समझेंगे अभी थोड़ी देर में। इंक्लूड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड होम शोरिंग। अब यहां पे बच्चे एक टर्म आ रहा है होम शोरिंग। अभी देखिए आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब हो रहा है कि ऑफिस में बैठे अगर यूएसए की कोई कंपनी है, यूएसए की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, अगर वो अपने सारे काम को इंडियन एम्प्लॉय से कराती है और इंडिया के एम्प्लॉय उसे अपने ऑफिस में बैठे बैठे उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर ऑफिस वाले काम को कोई इंडियन एम्प्लॉय जो सर्विस सेक्टर में एंगेज है, अगर वो उसी काम को ऑफिस से ना करके अगर अपने घर बैठे करे या अपने घर से करे, तो हम इसे ही होम शोरिंग कहते हैं। होम शोरिंग का मतलब समझ लीजिए, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफेरिंग एम्प्लॉयमेंट दैट वाज प्रीवियसली कैरिड आउट इन अ कंपनीज ऑफिस और फैक्ट्री टू एम्प्लॉयज होम। कंपनी के ऑफिस से जो सर्विसिंग हो रही थी आउटसोर्स के द्वारा प्रोवाइड किए हुए, उसको कंपनी के ऑफिस से ना करने के बजाय एम्प्लॉय अगर अपने घर से करता है तो हम उसे होम शोरिंग कहते हैं। द लेटर एज एन ऑल्टरनेटिव टू आउटसोर्सिंग। तो इसे आप ऑल्टरनेटिव कह सकते हो किसका, आउटसोर्सिंग का। द केपीओ इंडस्ट्री इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अब देखिए यहाँ पे बीपीओ में और केपीओ में क्या डिफरेंस है, आप इसे इस ग्राफिक्स के द्वारा या इस इमेज के द्वारा आप इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए बच्चे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, बीपीओ, ये बीपीओ के बारे में बताया है यहाँ पे, और ये केपीओ के बारे में। बीपीओ प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट थ्रू वॉइस प्रोसेसेस, टेलीमार्केटिंग, सेल्स। हमारे फ़ोन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो या अगर हमारा बैलेंस डिडक्ट हो गया हो या किसी प्रकार का नेटवर्क कंजेशन हो, तो हम लोग कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं। दे ऑल टाइड टू बीपीओ और इसे बोलते हैं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बट ऑन द अदर हैंड केपीओ की बात करें, केपीओ प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज, जहाँ पे नॉलेज की गहराई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक्सपर्टीज एंड एनालिसिस ऑन कॉम्प्लेक्स एरियाज लाइक लीगल सर्विस। अब देखिए लीगल सर्विसेज को हर कोई नहीं कर सकता है, एडवोकेसी हर किसी के बूते का काम नहीं है, नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए, यहाँ पे लीगल मामलों का जानकार चाहिए, तो वो क्या पे आ जाएगा, केपीओ में आ जाएगा। बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, ये सारे कहाँ पे आते हैं, केपीओ में आते हैं।
अगले डिवीजन की ओर बढ़ें तो बीपीओ लो एंड सर्विसेज होती है, ठीक है, हाई एंड सर्विसेज है, लेकिन जब आप इसे कंपेयर करते हो केपीओ से तो केपीओ हाई एंड ज़्यादा है, बीपीओ हाई एंड कम है एज कंपेयर टू लो एंड ज़्यादा है। वो प्री डिफाइंड प्रोसेस, ऑलरेडी उसका प्रोसेस प्री डिफाइंड होता है, क्या करना है उसमें पहले से पता होता है। लेकिन अगर हम नॉलेज बेस्ड सर्विसेज की बात करें तो कई बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसको इमीडिएटली इंस्टेंटली जिसको सॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास कुक्ड चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे ऐसे डिस्कशन, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम कई बार लीगल लाइन में या टीचिंग लाइन में या कुछ भी ऐसे डिसीजन मेकिंग में होते हैं कि जिसको हम लोग पहले सोच भी नहीं सकते हैं, एकदम अचानक से आता है, तो वहाँ पर इंस्टेंटली उसका हमें आंसर करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुक्ड चीज़ें नहीं होती, बनी बनाई रेडीमेड चीज़ें नहीं होती, एनालिसिस करके अप्लाई करके एट दैट मोमेंट चीज़ों को थिंक करके इंसाइट करके हमें चीज़ों को ज़्यादा करना होता है। रिक्वायर्स एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। नॉट सो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, बीपीओ के लिए उतना ज़्यादा हाई लेवल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए क्योंकि हाई लेवल सर्विस है, लेकिन एज कंपेयर टू केपीओ उसका हाई लेवल या उसकी जो सर्विसिंग की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम होती है लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ नॉलेज एम्प्लॉयज़, यहाँ पे प्रोसेस पे ज़्यादा है, किस तरीके से आप कर रहे हैं उसे, लेकिन यहाँ पे आपके पास नॉलेज है या नहीं है, नॉलेज ही यहाँ पे नहीं बोलते हैं। वो बच्चन साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे कौन बनेगा करोड़पति में, कि ज्ञान ही आपको आपका वाजिब या वास्तविक हक दिलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉलेज के बारे में बात ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे कॉस्ट पे ज़्यादा जोर है, कॉस्ट आर्बिट्रेज ये ज़्यादा दिखता है, यहाँ पे कॉस्ट आर्बिट्रेज ज़्यादा दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास नॉलेज है यानी नॉलेज आर्बिट्रेज ओरिएंटेड ये ज़्यादा है। अब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहता है कि आपने कितना ज़्यादा आउटसोर्स को हैंडल किया, तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे अमाउंट वेरी करता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आता है इनसाइट ड्राइवन। इनसाइट एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इनसाइट का मतलब होता है कि सडन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इनसाइट। अगर किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के सॉल्यूशन को आप सडनली रियलाइज करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, हम इसी प्रोसेस को इनसाइट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो इस डिस्कशन में हमने क्या बताया अभी कि बीपीओ और केपीओ में क्या डिफरेंस है। चलिए डिस्कशन पे अगर वापस लौटें तो अब यहां पे बताया जा रहा है कि बीपीओ और केपीओ में क्या डिफरेंस है। हमने डिफरेंसेस को अभी किया, अब आगे की ओर बढ़े। चलिए आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ केपीओस इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एक्टिविटीज, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशंस एंड बैंकिंग सेक्टर्स। अब यहां पे इन बॉक्स में आउटसोर्सिंग का मतलब बताया गया। आउटसोर्सिंग और कंट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इंप्रूव एफिशिएंसी। किस लिए कहते हैं? एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, रिड्यूस कॉस्ट। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफेरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशंस, जब ओवरसीज लोकेशन में इंडिया से अगर अमेरिका भेजा जा रहा है, जापान भेजा जा रहा है, रशिया भेजा जा रहा है ना, या फिर वहां के काम को अगर इंडिया लाया जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग ऑफशोरिंग। क्या बोलेंगे इसे? ऑफशोरिंग। ट्रांसफेरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशंस, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय देम टर्म ऑफ शोरिंग। ऑल्दो बोथ ऑफशोरिंग एंड आउटसोर्सिंग आर यूज्ड टुगेदर। ऑफशोरिंग भी बोल सकते हैं आप, आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर आउटसोर्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज एंड एट टाइम्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। पहले तो सर्विसेज का था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का, स्किल्स का, प्रोसेसेस का, इंजीनियरिंग स्किल्स का, अगर किसी को इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किसी को प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, किसी को एप्लीकेशन सिखाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अब आउटसोर्सिंग के द्वारा ही इफेक्टिवली हो रही हैं। डेटा प्रोसेसिंग is an IT related services easily be carried out in Asian, East European, African countries. In these countries, IT skilled staff with good English speakers, language skills are available at lower wages क्योंकि population ज़्यादा है and than those in developed countries. Thus, a company in Hyderabad, Manila work on project based on
GIS टेक्निक्स फॉर अ कंट्री लाइक USA और जापान। GIS का मतलब क्या होता है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज या सिस्टम्स। ओवरहेड कॉस्ट आर ऑल्सो मच लोअर मेकिंग इट प्रॉफिटेबल। अब देखिए, डेवलपिंग कंट्री में ओवरहेड कॉस्ट कम है, डेवलप कंट्री में ज़्यादा है, तो वहाँ पे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतने बड़े पैमाने पे एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज नहीं है। इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट ओवरसीज वेदर इट इज़ इन इंडिया, चाइना और इवन अ लेस पॉपुलस कंट्री लाइक बोत्सवाना इन अफ्रीका। अब देखिए बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हमने अलग अलग कॉलर को डिस्कस किया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में भी हमने रेड कॉलर वगैरह को पढ़ा था। अब यहाँ पे इन सभी कॉलर का मतलब क्या होता है और उनका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। जो रेड कॉलर होता है, हम लोग उसे बोलते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम उन्हें रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। अगर गोल्ड कॉलर वर्कर की बात करें बच्चे, तो गोल्ड कॉलर को अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि क्वीनरी एक्टिविटीज़ में या जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स जो होते हैं, हम उन्हें गोल्ड कॉलर और क्वीनरी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉई कहते हैं। अब वाइट कॉलर का मतलब क्या होता है? वाइट कॉलर का मतलब जनरली होता है कि टर्सरी एक्टिविटीज़ और ओकेजनली क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम उन्हें वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। यहाँ पे ग्रे कॉलर वर्कर को ध्यान से समझिए बच्चे। ग्रे कॉलर, ग्रे का मतलब ही होता है एक प्रकार का अनक्लासिफाइड, एक प्रकार का हेजेमोनी, एक प्रकार का कंफ्यूज्ड जोन को हम लोग ग्रे भी कई बार कहते हैं। तो ग्रे का मतलब क्या होता है? नॉट क्लासिफाइड एज ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर। एक ऐसा एम्प्लॉई क्लास है जिसे ना तो ब्लू कॉलर में कैटेगराइज किया गया है, ना ही व्हाइट कॉलर में कैटेगराइज किया गया। ब्लू कॉलर का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, तो ब्लू कॉलर का मतलब होता है कि सेकेंडरी एक्टिविटी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, इन सभी एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में स्पेशली, हम उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। लेकिन ग्रे कॉलर का मतलब क्या है? जो ना तो व्हाइट कॉलर में कैटेगराइज है या क्लासिफाइड है, ना ही ब्लू कॉलर में कैटेगराइज है। अब यहाँ पे लास्ट में आ रहा है पिंक कॉलर। आप लोगों ने नर्सेस को देखा होगा, चाइल्ड केयर सर्विसेज को देखा होगा, जिसमें मोस्टली जो वीमेंस का या गर्ल्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, हम उन्हें ही क्या बोलते हैं? पिंक कॉलर। तो पिंक कॉलर में क्या होता है? जो केयर ओरिएंटेड सर्विस है, नर्सिंग की बात करें, सोशल वर्क की बात करें, टीचिंग की बात करें, चाइल्ड केयर की बात करें, दे ऑल आर पिंक कॉलर एम्प्लॉयज और वर्कर्स। और डिस्कशन के सबसे अंतिम पड़ाव में इस चैप्टर में वह है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब, डिजिटल एक प्रकार के टेक्नोलॉजी को दिखाता है, और डिवाइड का मतलब होता है कि एक प्रकार का गैप क्रिएट करना, एक प्रकार का मार्जिन बनाना, एक प्रकार का अंतराल बनाना, एक प्रकार का डिवीजन क्रिएट करना, हम इसे ही डिवाइड कहते हैं। अपॉर्चुनिटीज एमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT, information communication technology based development is unevenly distributed across the globe। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, हर जगह पे डिजिटलाइजेशन हुआ है, लेकिन उसका नेचर, उसका अमाउंट, उसकी क्वालिटी एक जैसी नहीं है। कोई एक एरिया डिजिटली एम्पावर्ड ज़्यादा है, डिजिटली डेवलप्ड ज़्यादा है, डिजिटली एडवांस ज़्यादा है, लेकिन दूसरे एरिया में डिजिटल एडवांसमेंट, डिजिटल डेवलपमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट उस लेवल का नहीं दिखता है। तो एक एरिया का मोर डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दूसरे एरिया के लेस डिजिटली एडवांस टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से अलग थलग दिखता है। इसी गैप को हम डिजिटल डिवाइड या टेक्नोलॉजिकल डिवाइड या टेक्नोलॉजिकल इंटरवल भी कई बार कहते हैं। देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल and social differences among countries, how quickly countries can provide ICT access and benefits to its citizen is the deciding factor। किसी भी कंट्री की जो सरकार होती है, जो सॉवरेन होती है, वो अपने सिटीजन्स को कितने बेहतर टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी, कितने बेहतर वो लोगों को कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात कितने बेहतर लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट लाइक टेक्नोलॉजी दे पाती है वहाँ पे। वाइल डेवलप्ड कंट्रीज इन ए जनरल हैव सर्ज फॉरवर्ड, द डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग्ड बिहाइंड। डेवलप कंट्री हमसे बहुत आगे हैं और डेवलपिंग कंट्री हमसे बहुत पीछे हैं, या डेवलप कंट्री से बहुत पीछे आप देख सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज
डिजिटल डिजिटल डिवाइड को सिर्फ डेवलप और डेवलपिंग से ही ना समझे। एक कंट्री में भी इंट्रा वेरिएशन दिखता है। अगर मैं बोलूं कि दिल्ली का एरिया, गुड़गांव का एरिया, नोएडा का एरिया, पुणे का एरिया, हैदराबाद का एरिया अगर डिजिटली ज़्यादा डेवलप है तो उसका पेरिफेरल एरिया, उसका जो सब अर्बन एरियाज, उसका जो रूरल एरियाज है उतना डेवलप नहीं होगा। दिल्ली में भी कोई एक ऐसी लोकेलिटी होगी जो डिजिटली एडवांस ज़्यादा है, डिजिटली डेवलप ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया भी होंगे जहाँ पे डिजिटल एडवांसमेंट उतने लेवल का नहीं दिख सकता। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम डिजिटल डिवाइड को सिर्फ डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप से ना समझे। एक कंट्री में भी अलग अलग जगह पे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमें डिजिटल डिवाइड या डिजिटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हम अंतर देखने के लिए जनरली मिलता है। सिमिलरली डिजिटल डिवाइड्स एग्जिट विद इन कंट्रीज, जो मैंने बताया कि कंट्रीज के भीतर भी, नॉट बियॉन्ड कंट्रीज, विद इन कंट्रीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया और रशिया, इट इज इनवेटेबल that certain areas like metropolitan centers possesses better connectivity and access to digital world versus peripheral rural areas। तो इस डिस्कशन के साथ ही जो हमारा टर्सरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ का जो चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। हमने अलग अलग मेरे ख्याल से 5 वीडियोस बने हैं। उन 5 वीडियोस के द्वारा हमने टॉपिकल सब टॉपिकल एरियाज को इन डिटेल कवर करने की कोशिश करी है। आप उन सभी वीडियोस के लिंक को प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स को रखें। अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।